नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार परियार बायोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। आज हमारा जो टॉपिक है, आपका जो चैप्टर चल रहा है, आपका थर्ड चैप्टर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बायोलॉजी की 12th क्लास के बायोलॉजी की बुक का तीसरा जो चैप्टर हमारे पास यहाँ पे चल रहा था, उसी का वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था इनकम्पेटेबिलिटी या असंगतता, उसी से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक है। अनिश्चितता से जुड़ा हुआ टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखिए आपके जो सामने नया पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो इसी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता क्या है, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद में जो आगे का जो टॉपिक निषेचन का है वो हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, प्लांट या एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है, ये सारी प्रक्रिया इसी टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको यह टॉपिक एकदम सही तरीके से क्लियर हो जाए और कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। और इसके शॉर्ट नोट बनाइए और शानदार से इसका स्टडी कीजिए। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसमें आप देखिए पराग, पराग का मतलब है परागकण, परागकण, और स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर का मतलब है जायांग, जायांग वाला हिस्सा, जायांग का जो पार्ट है। इन दोनों के मध्य आपस में क्या होनी चाहिए, पारस्परिक, पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया होनी चाहिए मित्रों। इन दोनों के मध्य आपस में पारस्परिक क्रिया होगी। अगर दोनों में किसी भी प्रकार का पारस्परिक क्रिया हो रही है तो आगे का प्रोसेस निषेचन का होगा। लेकिन दोनों के मध्य आपस में पारस्परिक क्रिया नहीं हो रही है तो प्रोसेस अनिश्चितता का होगा, इनकम्पेटेबिलिटी का होगा। आप ये जानते हैं कि परागण की क्रिया के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर चले जाते हैं और वहां जाकर के अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने के बाद दोनों के मध्य, परागकण और जायांग के मध्य आपस में पारस्परिक क्रिया होती है, तभी तो अंकुरण का प्रोसेस स्टार्ट हो पाता है। और अंकुरण की प्रक्रिया अगर स्टार्ट नहीं हो पाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व अनिश्चितता, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। तो देखिए मित्रों, ये जिसे परागकण और जायांग के मध्य आपस में पारस्परिक क्रिया हो रही है और हो रही है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। लेकिन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार की असंगतता का पाया जाना, ये असंगतता अगर पाई जाती है तो दोनों के मध्य निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। और निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है तो बीज बनना, बीजांड का निर्माण होना, ये सारा प्रोसेस बीज के बनने के निर्माण तक की प्रक्रिया अधूरी हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं असंगतता। तो आप ये देखिए, ये जो असंगतता है, इससे इस दौरान अगर असंगतता या स्व अनिश्चितता, स्व अनिश्चितता उत्पन्न हो जाए, अगर स्व अनिश्चितता अगर उत्पन्न हो जाए या अनिश्चितता उत्पन्न हो जाए तो ये जो प्रोसेस होगा, दोनों के मध्य आपस में पारस्परिक क्रिया नहीं होगी, और क्रिया नहीं होगी तो निषेचन की प्रक्रिया भी संभव नहीं होगी। तो हम यहाँ पे असंगतता की वजह से जो स्व अनिश्चितता पाई जाती है, इसका हम स्टडी कर रहे हैं। मुख्यतः हम जनरली देखते हैं ये स्व अनिश्चितता असंगतता के कारण कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखिए, ये जो स्व अनिश्चितता है ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं 2 प्रकार की कैसे होती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। देखिए, ये जो स्व अनिश्चितता है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, स्व युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, तो याद रखना इसका नाम है गेमेटोफाइटिक सेल्फ
इनकम्पेटिबिलिटी, और सेकंड है बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता। देखो, स्व अनिश्चितता की क्रिया कुछ बहुविकल्पी जीनों के द्वारा नियंत्रित की जाती है, मल्टीपल एलील्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इस स्व अनिश्चितता के द्वारा किसी भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आकारिकी और शारीरिकी, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में परिवर्तन आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो स्व अनिश्चितता विभिन्न प्रकार के मल्टीपल जो एलील्स होती है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बहुविकल्पी जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है। तो बहुविकल्पी जीनों के द्वारा नियंत्रित की जाने वाली स्व अनिश्चितता मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो गैमेटोफाइटिक, दूसरी स्पोरोफाइटिक। पहले गैमेटोफाइटिक, दूसरी स्पोरोफाइटिक। ये स्व अनिश्चितता बहुविकल्पी जीनों के द्वारा नियंत्रित होती है। ये ध्यान रखना, ये बहुविकल्पी जीनों के द्वारा नियंत्रित होती है। ये जीन कहां पाए जाते हैं? अगर युग्मक के अंदर यानी परागकण के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बहुविकल्पी जीन स्व अनिश्चितता को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। इसका मतलब क्या है? परागकण के अंदर उपस्थिति बहुविकल्पी जीन स्व निश्चितता को का नियंत्रण कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। दूसरा, बीजाणुद्भिद उत्तक के अंदर पाए जाने वाले मल्टीपल एलील्स। बीजाणुद्भिद उत्तक के अंदर पाए जाने वाले मल्टीपल एलील्स अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, स्व अनिश्चितता को नियंत्रित कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहेंगे। बीजाणुद्भिद उत्तक होता है ना, उस उत्तक के द्वारा ही परागकण का निर्माण होता है, और परागकण को निर्मित करने वाले जो उत्तक, उसके द्वारा उसके अंदर पाए जाने वाले बहुविकल्पी जीन्स यदि स्व अनिश्चितता को नियंत्रित कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो स्व अनिश्चितता पाई जाती है वो क्या कहलाती है? बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहलाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है मित्रों। तो ये आपको 2 प्रकार की बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता यानी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक 2 प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी आपने पढ़ी है। आपको ये देखना है कि ये जो गैमेटोफाइटिक है, गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी है, स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी है, इसके द्वारा क्या रिजल्ट है आप पोलन पिस्टल के अंदर देख सकते हैं। परागकण और स्त्री केसर के मध्य आपस में कौन सी परिणाम में से आपके सामने दिखाई देते हैं, उन सभी परिणामों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला देखो, परागकण का अंकुरण नहीं हो पाएगा। परागकण का अंकुरण नहीं हो पाएगा। दूसरा, परागनली की वृद्धि नहीं हो पाएगी। परागनली की वृद्धि नहीं हो पाएगी। अगर वृद्धि नहीं हो पाएगी तो ऑटोमेटिकली नर युग्मक वहां पे मादा युग्मक के पास नहीं पहुंच पाएंगे, अंडकोशिका तक नहीं पहुंच पाएंगे, भ्रूणकोश तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा जो प्रोसेस है यहाँ पे, परागनलिका सही स्थान पर नहीं पहुंच पाती। परागनलिका, ये जो तीसरा प्रोसेस है, परागनलिका सही स्थान पर नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से निषेचन की प्रोसेस अधूरी रह जाती है। चौथा यहाँ पे है, परागनलिका यदि वर्तिका में ही फट जाए, परागनलिका यदि वर्तिका में फट जाती है,
वर्तिका में बढ़ जाती है, नर युग्मक उसके अंदर निकल जाते हैं और मादा युग्मक के पास पहुंच नहीं पाते, भ्रूणकोश बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाते। तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक अगर रिजल्ट आपके सामने देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। नर केंद्रक, नर युग्मक केंद्रक और मादा जो केंद्रक है, मादा युग्मक है अंडकोशिका, उस दोनों केंद्रकों का आपस में संलयन नहीं हो पाता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस ही सारा का सारा ये रिजल्ट पूर्णतः जो परिणाम आपके सामने देखने को मिलते हैं, ये सारे स्व अनिश्चितता की वजह से होता है। ये प्रोसेस किसके अंडर में आता है? कोलन पिस्टल इंटरेक्शन के मध्य। ये दोनों के मध्य आपस में होने वाली जो पारस्परिक क्रिया है, उनके द्वारा ये मल्टीपल्स एल्स के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। तो ये आपको दोनों में याद रखना है। टाइप्स इसके कितने होते हैं? ये कई प्रकार के एग्जाम्स है, नीट है, आरबीएससी है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स के प्रकार यानी कितने प्रकार की होती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और इसके परिणाम क्या है, ये परिणामों के बारे में भी आप डिस्कस करें, अच्छी तरीके से याद करें इनको भी। और आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है, आप पीछे की जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सभी पीछे की जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उन चैप्टर को पूरा आप देखिए और शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर आप देखिए कि जो पहली रात को या पहले दिन जो रिवाइज आप कर रहे हो, याद की हुई चीजें अगर आप रिवाइज कर रहे हो शॉर्ट नोट के जरिए, तो आप बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। देखिए, अगला जो आपका टॉपिक है निषेचन। फर्टिलाइजेशन। देखो, ये एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आप जनरली देखते हैं कि जनरली जो प्रोसेस होता है, हम और किसी पार्कों के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने स्टडी किया था किस प्रकार से इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, और इसी चैप्टर के अंदर हम भी स्पष्ट हम इसका स्टडी करेंगे। देखिए, निषेचन की प्रक्रिया नर युग्मक व मादा युग्मक की केंद्रक, देखो नर युग्मक यहाँ पे परागकण और मादा युग्मक क्या है? अंडकोशिका। ये किसमें प्रेजेंट होती है? भ्रूणकोश में। भ्रूणकोश में उपस्थित होती है। इसका जो केंद्रक है और इसका जो केंद्रक है, दोनों कैसे होते हैं? एगुणिक केंद्रक। दोनों कैसे होते हैं? एगुणिक केंद्रक का आपस में क्या कहलाता है? संलयन। संलयन का प्रोसेस होता है, फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। दोनों के केंद्रकों का आपस में संलयन, यानी दोबारा पढ़ लीजिए, इस प्रक्रिया को खोजने वाला साइंटिस्ट था सबसे पहले स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने इस प्रोसेस को सबसे पहले 1884 में लीलियम नामक प्लांट, लीलियम एक एक्वाटिक प्लांट है, लीलियम पादप में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने ये खोज की थी निषेचन की प्रक्रिया। तो आप देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक परागकण कहलाते हैं, मादा युग्मक अंडकोशिका। अब नर युग्मक की परागकण जब अंकुरित होते हैं ना, अंकुरित होकर नर युग्मक केंद्रक का निर्माण करते हैं, और ये नर युग्मक केंद्रक और अंडकोशिका का जो केंद्रक आपस में मिलना, संलयन होना, फ्यूजन होना,
होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला जो आपका टॉपिक है परागकण का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि। परागकणों का अंकुरण और पराग नलिका की वृद्धि। पराग कणों का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि। देखिए मित्रों, जैसे ये आपके सामने देखिए ऊपर की साइड, ये आप पुष्प अंधेरी कार्ड में आपने स्ट्रक्चर देखी थी। ऊपर का भाग जो वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र। नीचे का भाग कहलाता है अंडाशय, अंडाशय। अब जैसे परागकण यहाँ पे आ गए इसकी वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर, ये अंकुरित होंगे और वर्तिकाग्र की अंदर की साइड में पराग नलिका का निर्माण करेंगे, पराग नलिका का निर्माण करेंगे। देखो कई ऐसे पादप होते हैं जिनकी वर्तिका क्या होती है, संकुचित हुई होती है, या फिर कई प्रकार के उत्तक इसमें जमे हुए रहते हैं। तो वर्तिका के अंदर पाए जाने वाले, अंडाशय के अंदर जो उपस्थित इसके चारों ओर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का जो एंजाइम है उसका नाम है पेक्टिनेज, पेक्टिनेज एंजाइम। ये क्या करता है, वर्तिका के उत्तक जो होते हैं ना, अंदर की साइड के जो उत्तक होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, सघन मात्रा में फैले हुए रहते हैं, उन उत्तकों को क्या कर देता है, धीरे धीरे ये नष्ट कर देता है। इसकी वजह से वर्तिका के अंदर एक संकरी नलिका बन जाती है, और संकरी नलिका बन जाने के कारण ये वर्तिका की सतह के ऊपर परागकण, रेजिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है, ये सारे अवशोषित करके पराग नलिका का निर्माण करते हैं। और ये पराग नलिका अंदर जो अंडाशय में उपस्थित बीजांड है, इस बीजांड के द्वार की तरफ वृद्धि करती है। ये प्रोसेस विभिन्न प्रकार के अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो रसायन अनुवर्ती, कीमोट्रोपिक मूवमेंट है, रसायन अनुवर्ती, अनुवर्ती वृद्धि है ये, या गति है ये ध्यान रखना। आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, कई बार कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पराग नलिका की जो वृद्धि है या गति है, किस प्रकार की गति है, रसायन अनुवर्ती, या इसको कहते हैं कीमोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ये ध्यान रखना। इस प्रकार की जो वृद्धि होती है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट होती है। एक बात आप और देखिए, इसमें ये परागकण है, अंकुरित होते हैं तो एक पराग नलिका निकालते हैं। कुछ परागकण हम देखते हैं कि बहुत सारी पराग नलिकाएं निकालते हैं। यदि एक पराग नलिका निकल रही है तो एक नलीय परागकण कहलाएंगे। और अगर एक से अधिक पराग नलिकाएं इसमें से एक परागकण से अंकुरण के दौरान निकल रही है तो बहुनलिकीय परागकण कहलाएंगे, बहुनलिकीय परागकण कहलाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुनलिकीय परागकण भी इसमें पाए जाते हैं कुकुरबिटेसी कुल में, कुकुरबिटेसी कुल के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे काचरा है, मतीरा है, ककड़ी, इन सभी के अंदर कुकुरबिटेसी फैमिली आती है। तो उनके अंदर बहुनलिकीय परागकण, पराग नलिकाएं उसमें निकलती है। एक नलिका नहीं निकल करके बहुत सारी नलिकाएं निकलती है। उस प्रकार की जो परागकणों का अंकुरण बहुनलिकीय परागकण कहलाता है। कुकुरबिटेसी है कुल के जो मेंबर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर क्या होता है कि पादपों के अंदर एक नलिका ही निकलती है, परागकण से एक पराग नलिका का ही निर्माण होता है। लेकिन कुकुरबिटेसी कुल का एग्जाम्पल याद रखना, ये अपवाद है इसका, ठीक है। अगला जो आपने देखा है कि पराग नलिका की लंबाई सबसे ज्यादा अगर पूछे आपको तो मक्का में, मक्का की जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका, इसकी लंबाई है ना सबसे ज्यादा 450 mm होती है। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मक्का के पराग नलिका की लंबाई कितनी होती है? 450 mm।
तो इस प्रकार से ये पराग नलिका की ग्रोथ के बारे में, परागकण के अंकुरण के बारे में। एक चीज और याद रखना, पराग नलिका के निकलने का जो टाइम पीरियड है, परागकण के अंकुरण से लेकर के पराग नलिका के विकास की पूर्णतया कंप्लीट करने तक का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं अंकुरण काल। अंकुरण काल यानी पराग नलिका का पूर्णतया निर्माण, परागकण के अंकुरण के दौरान पराग नलिका का निर्माण या अंकुरित होने की जो प्रक्रिया का जो समय है, उस प्रक्रिया के समय को हम क्या कहते हैं? अंकुरण काल कहते हैं, जर्मिनेशन पीरियड कहते हैं मित्रों। तो आप याद रखना, ये जो सारा प्रोसेस ही हम देख सकते हैं, परागकणों का अंकुरण भी इसमें हो रहा है, पराग नलिका की वृद्धि भी हो रही है, और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से, इसके एंजाइम की सहायता से ये पराग नलिका वर्तिका के ऊतकों को भेदती हुई भ्रूणकोश या बीजांड की तरफ वृद्धि करती है। तो आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी जो विद्यार्थी घर बैठे हैं उन सभी को इस चीज का बेनिफिट मिल सके। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले जो आपकी जितने भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।